नमस्कार दोस्तों। आज के बदलते दौर में जहां ग्लोबल वार्मिंग का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दुनिया भर की सरकारें लगातार इस जुगत में हैं कि कैसे भी करके इस बढ़ते हुए संकट को कम किया जाए, यानी कि एक समय आने पर ख़त्म किया जाए। दोस्तों, क्योंकि ये बढ़ता हुआ संकट लोगों के हेल्थ पर तो नुकसान डालता ही है, साथ ही साथ देश की इकोनॉमी पर भी अपना असर डालता है। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो इसकी बानगी हमें लगातार देखने को ही मिल रही है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में लगातार इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो बिज़नेस है उसे लगातार प्रमोट किया जा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि आखिर इस बढ़ते हुए बिजनेस को देश के लोग किस प्रकार देखते हैं, और साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या है और इस बिज़नेस में आने वाली चुनौतियों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी पिछले दिनों इलेक्ट्रिक व्हीकल पर मोबिलाइजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल फाइनेंसिंग इन इंडिया नाम से एक रिपोर्ट जारी की गई है। ये रिपोर्ट नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मिलकर तैयार की है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में इलेक्ट्रिक व्हीकल का बिजनेस प्रमोट करने के लिए एक विज़न तैयार किया गया है, और साथ ही इसमें बताया गया है कि इंडिया में 2030 तक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो बिज़नेस है वो 50 बिलियन तक का आंकड़ा छू सकता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल 3 तरीके के होते हैं, जिनमें पहला नाम आता है बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, यानी कि BEVs। ये वो व्हीकल्स होते हैं जो कि बैटरी की मदद से चलाए जाते हैं, जिनमें कार, स्कूटर और मोटरसाइकिल शामिल हैं। और दूसरे व्हीकल्स होते हैं प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, यानी वो व्हीकल्स होते हैं जो कि फ्यूल और बैटरी दोनों की मदद से चलाए जा सकते हैं। दोस्तों, लेकिन इस प्रकार के जो व्हीकल्स होते हैं उनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। इनमें ट्रेन, बस और मिलिट्री व्हीकल्स शामिल हैं। दोस्तों, तीसरे होते हैं हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, यानी ये वो व्हीकल्स होते हैं जो कि बैटरी और फ्यूल दोनों की मदद से चलाए जा सकते हैं, लेकिन इनमें जो बैटरी है वो किसी एक्सटर्नल सोर्स की मदद से चार्ज नहीं की जाती है, बल्कि ब्रेकिंग सिस्टम के जरिए ही चार्ज होती है। इस टेक्निक को दोस्तों रीजनरेटिव ब्रेकिंग कहते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कार चलाते वक्त अगर बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, तो इस प्रकार के व्हीकल्स में ये फैसिलिटी होती है कि ये कभी भी पेट्रोल या डीजल पर स्विच हो सकते हैं। दोस्तों, अगर हम वहीं बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो उनमें फैसिलिटी नहीं होती, यानी कि उनमें बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद कोई इंटरनल बैकअप सोर्स नहीं होता है। दोस्तों, अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बेनिफिट्स की बात करें तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा एनवायरनमेंट को होता हुआ ही दिखाई देता है। तो इस प्रकार ये जो व्हीकल्स हैं वो इको फ्रेंडली व्हीकल्स की फॉर्म में वर्क करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये व्हीकल्स हमें चार्जिंग के मामले में भी अव्वल नज़र आते हैं। एक अनुमान के मुताबिक इनकी जो चार्जिंग की कॉस्ट है वो पेट्रोल के मुकाबले 25% तक कम हो सकती है। खैर दोस्तों, ये बात तो रही इनके बेनिफिट्स की। अब हम बात कर लेते हैं फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल, यानी कि FCEVs की। ये वो व्हीकल्स होते हैं जो कि हाइड्रोजन की मदद से चलाए जाते हैं। हाइड्रोजन की मदद से इन व्हीकल्स की जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसे घुमाया जाता है, और हवा में मौजूद ऑक्सीजन को वहाँ से ले लिया जाता है, और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। दोस्तों, यहाँ पर यह ध्यान देने की ज़रूरत है कि इस प्रकार हमें बाई प्रोडक्ट के रूप में वाटर मिलता है। इसका मतलब ये है कि जो एनवायरनमेंट में ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन है वो बिल्कुल ना के बराबर होगा। और दोस्तों, एक अनुमान के मुताबिक अगर इन व्हीकल्स का टैंक फुल करा लिया जाए तो ये करीब करीब 300 किलोमीटर तक की डिस्टेंस भी तय कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जहाँ पर बेनिफिट्स हैं वहाँ पर चुनौतियाँ भी बहुत हैं। चुनौती ये है कि जैसे पहली चुनौती तो ये है कि जो हाइड्रोजन है वो बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल होती है, यानी पेट्रोल और डीजल के मुकाबले ये बहुत ज़्यादा ज्वलनशील है, और इसमें आग लगने का खतरा भी उतना ही रहता है। इसके अलावा यहाँ पर अभी हमने ये सीखा कि फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो बाई प्रोडक्ट है उसके रूप में हमें वाटर मिलता है। इसका मतलब ये है कि जो ग्रीन हाउस गैस है उनका उत्सर्जन कम से कम होगा। लेकिन सच्चाई ये भी है कि जब हाइड्रोजन को बनाया जाता है तो उसमें फॉसिल फ्यूल का यूज़ होता है। इसका मतलब इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट में ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होगा ज़रूर। तो दोस्तों, ये जो पूरा प्रोसेस है देखने में दूर से अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन इसमें अभी काफ़ी चुनौतियां भी हैं। तो हम आशा करते हैं कि आगे आने वाले समय में हमें इसके अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं बढ़ते प्रदूषण की। तो अभी पिछले दिनों वर्ल्ड एयर क्वालिटी की एक रिपोर्ट आई है जिसमें दावा किया गया है कि देश की राजधानी दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। साथ ही साथ इस रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि दुनिया भर के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में से 22 भारत के हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये एक चिंताजनक स्थिति पैदा करता है।
दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए प्रदूषण बढ़ता है तो देश के जो लोग हैं उनकी सेहत पर तो असर पड़ता ही है, साथ ही साथ उस देश की इकोनॉमी पर भी असर पड़ता है। दोस्तों आप इसे इस तरीके से समझिए कि 2019 में ICCT यानी कि इंटरनेशनल काउंसिल फॉर क्लीन ट्रांसपोर्टेशन ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें बताया गया था कि सन 2015 में भारत में धुएं के प्रदूषण से करीब करीब 74,000 लोगों की असामयिक मृत्यु हो गई थी। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और सरकार के माथे पर बल भी लाने वाला है। लेकिन अब हम ये समझ सकते हैं कि जिस तरीके से लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल को तेज़ी से अपना रहे हैं, वो इसके लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। यानी कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग बढ़ेगा, हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि देश में प्रदूषण का स्तर नीचे गिरता जाएगा। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए आखिरकार गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है। तो गवर्नमेंट ने एक फेम इंडिया स्कीम शुरू की है, जिसका पहला फेज़ 1 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया था और सेकंड फेज़ 1 अप्रैल 2019 से 3 साल के लिए लागू किया गया है। दोस्तों इस स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस्तेमाल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने एक टारगेट भी सेट किया है कि 2030 तक जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो इन्वॉल्वमेंट है वो 30% तक पहुंच जाए। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये एक अच्छा कदम हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस्तेमाल से प्रदूषण भी उतना ही कम से कम फैलेगा। दोस्तों इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2019-20 के बजट में इस बात का ऐलान किया था कि अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना चाहता है तो उसे इनकम टैक्स पर 1.5 लाख रुपए तक की अतिरिक्त छूट मिलेगी। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि इन वाहनों पर जो GST रेट है उसको भी कम रखा जाए। खैर दोस्तों, ये बात तो रही गवर्नमेंट के स्टेप्स की, जो कि अभी मैंने आपको बताए। अब इसका जो असर है वो मार्केट में भी दिखने लगा है। यानी अभी तक जो लिमिटेड प्लेयर्स थे मार्केट में, उनके लिमिटेड प्रोडक्शन की वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो कीमतें थी वो ऊँची बनी हुई थी। अब नए प्लेयर्स आ रहे हैं तो जाहिर सी बात हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमतें हैं वो भी नीचे आएंगी। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं और आपको जानकर हैरानी भी होगी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो बैटरी होती है उसकी कॉस्ट करीब करीब पूरे इलेक्ट्रिक व्हीकल की 40 to 50% तक होती है। यानी इस तरीके से मानकर चलिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रोडक्शन में जो 40 to 50% तक का जो हिस्सा होता है वो बैटरी का होता है। यानी कि अब आप इस तरीके से समझिए कि अगर कंपटीशन बढ़ेगा तो जो बैटरी के जो प्राइस हैं वो भी नीचे आएंगे, और बैटरी के जब प्राइस नीचे आएंगे तो उसका सीधा सीधा फ़ायदा जो होगा वो लोगों को होगा। दोस्तों कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी रिसर्च की रिपोर्ट बताती है कि अब नए प्लेयर्स आ रहे हैं मार्केट में, तो जाहिर सी बात है कंपटीशन भी बढ़ना तय है। ओला इलेक्ट्रिक इस समय दुनिया का सबसे बड़ा एक ई-स्कूटर कारखाना बनाने जा रही है, जिसकी सालाना क्षमता जो है वो 20 लाख यूनिट है और जिसे बढ़ाकर 1 करोड़ तक करने की कंपनी की योजना है। इसके अलावा जो हीरो इलेक्ट्रिक है उसकी भी ऐसी योजना है कि उसकी जो क्षमता है यानी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसे 70,000 से बढ़ाकर 2.5 लाख तक किया जाए। दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में अब स्टेट गवर्नमेंट भी पीछे नहीं है। पिछले साल अगस्त में दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम 2020 लॉन्च की थी और इसमें रोड टैक्स में डिस्काउंट और सब्सिडी जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं। दोस्तों जाहिर सी बात है ये एक अच्छा कदम साबित हो सकता है। और अभी पिछले दिनों मनीष सिसोदिया ने ये बयान दिया था कि आगे आने वाले समय में दिल्ली के जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उन सभी में इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही इस्तेमाल होगा। दोस्तों ये एक ऐसा कदम है जिसे दूसरी जो राज्य सरकारें हैं वो भी सीख ले सकती हैं और साथ ही साथ जो एनवायरनमेंट की जो चिंता है उसे अपनी प्राथमिकता में शामिल कर सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों अभी 26 मार्च को दैनिक भास्कर में एक खबर छपी कि अब मुंबई की सड़कों पर भी जो विक्टोरिया गाड़ी है वो भी दौड़ती हुई नजर आएंगी। बस फ़र्क इतना होगा कि इनमें अब घोड़ों की जगह बैटरी का इस्तेमाल होगा। दोस्तों धीरे धीरे ही सही, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो मुहिम है वो देश में अपना असर दिखा रही है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में आने वाले चैलेंजेस की। तो दोस्तों इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज हमें दिखाई देता है वो ये है कि जगह जगह चार्जिंग स्टेशन का ना होना, और दूसरा दोस्तों इनकी जो चार्जिंग में है काफ़ी वक्त भी लगता है, इसीलिए लोग इनको अपनाने से थोड़ा झिझकते भी हैं। इसके अलावा दोस्तों इनकी जो कीमतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। दोस्तों अब ये माना जा सकता है कि आगे आने वाले समय में जैसे जैसे कॉरपोरेट घराने इस फील्ड में उतर रहे हैं तो ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि इनकी कीमतें भी नीचे आएंगी। दोस्तों यहाँ पर यह जानना ज़रूरी है कि इनकी आखिर कीमत ज़्यादा क्यों होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन व्हीकल्स में लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल होता है
और लिथियम का जो भंडारण है यानी अधिकतम भंडारण कुछ ही कंट्रीज़ तक सीमित है, जिनमें चिली, बोलीविया और अर्जेंटीना शामिल हैं। दोस्तों एक तो ये मेटल जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है और दूसरा इसकी जो सप्लाई है वो काफ़ी कम है। दोस्तों सप्लाई कम होने से इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक जो बड़ी चुनौती है वो हमें नज़र आती है चीन पर हमारी डिपेंडेंसी। दोस्तों आप इसे इस तरीके से समझिए कि इंडिया में जो कारें इस्तेमाल की जाती हैं उनके करीब 15 से 20% कलपुर्जे हमें चाइना से इंपोर्ट करने पड़ते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में बात करें तो उसके करीब 90% जो पार्ट्स हैं वो हमें चाइना से मंगाने पड़ते हैं। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर मान लीजिए भविष्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल का बिजनेस ज़ोर भी करता है तो एक ये भी खतरा रहेगा कि हो सकता है कि हमारी डिपेंडेंसी चाइना पर और ज़्यादा हो जाए। दोस्तों दूर से ये देखने में प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और ये समय की मांग भी है, जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस तरीके से जो इसमें चुनौतियाँ हैं उनको भी दूर करना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।